फेथ के डिफेंडर तक। 12वीं शताब्दी में इस्लामिक दुनिया लेवेंट में यूरोपियन क्रूसेडर्स के आगमन से जूझ रही थी। इस उथल पुथल के बीच एक शक्तिशाली वंश का उदय हुआ जो इस्लाम की रक्षा करने और बिखरी हुई मुस्लिम दुनिया को एकजुट करने के लिए समर्पित था। यह झंगिद वंश था, जिसकी स्थापना इमादुद्दीन झंगी ने की थी, जो एक असाधारण कौशल और महत्वाकांक्षा वाला तुर्क सैन्य कमांडर था। सत्ता में उनका उदय सेल्जुक साम्राज्य की सेवा में शुरू हुआ, जो कभी एक शक्तिशाली शक्ति थी जो अब भीतर से ही ढह रही थी। 1127 में मोसुल के गवर्नर यानी एटबेक के रूप में नियुक्त इमादुद्दीन ने खुद को एक चतुर शासक और एक शानदार रणनीतिकार साबित किया। इमादुद्दीन ने लेवेंट में क्रूसेडर राज्यों द्वारा क्षेत्रों पर कब्जा करने से उत्पन्न खतरे को समझा। उन्होंने माना कि मुस्लिम शासकों के बीच आंतरिक विभाजन इस नए खतरे का विरोध करने की उनकी क्षमता को कमजोर कर रहे थे। उनका दृष्टिकोण केवल क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा से कहीं आगे तक फैला हुआ था। इमादुद्दीन क्रूसेडर्स के खिलाफ एक एकजुट मुस्लिम मोर्चे के लिए तरस रहे थे, एक ऐसा लक्ष्य जो उनकी नीतियों का मार्गदर्शन करेगा और उनकी विरासत को आकार देगा। उन्होंने अपने अनुयायियों में धार्मिक कर्तव्य की गहरी भावना पैदा की, इस्लाम को उसके दुश्मनों से बचाने में जिहाद के महत्व पर जोर दिया। इमादुद्दीन के पालन पोषण ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक मजबूत सैन्य परंपरा वाले परिवार में जन्मे उनका पालन पोषण इस्लामिक नायकों और उनकी विजयों की कहानियों के साथ हुआ था। उन्होंने धार्मिक अध्ययन में खुद को तल्लीन करते हुए और युद्ध की कला में महारत हासिल करते हुए एक व्यापक शिक्षा प्राप्त की। उनके बचपन ने उनमें एक गहरी आस्था और इस्लामिक दुनिया की रक्षा के लिए कर्तव्य की भावना पैदा की। यह परवरिश उनकी राजनीतिक कुशाग्रता और सैन्य कौशल के साथ झंगिद वंश के प्रमुखता के उदय की नींव रखेगी। इमादुद्दीन झंगी समझ गए थे कि एक विभाजित घर खड़ा नहीं रह सकता, खासकर दुर्जेय क्रूसेडर खतरे के खिलाफ। उन्होंने कूटनीति, रणनीतिक गठबंधन और सैन्य बल के संयोजन का उपयोग करके मुस्लिम रियासतों को अपने बैनर तले एकजुट करने के लिए एक अभियान शुरू किया। जिहाद के उनके आह्वान पूरे मुस्लिम दुनिया में गूंज उठे, जिससे कुशल योद्धा और विद्वान उनके मकसद से आकर्षित हुए। इमादुद्दीन की रणनीति के केंद्र में उनके अपने शक्ति आधार का समेकन था। उन्होंने मोसुल से अपने क्षेत्र का विस्तार किया, अलेप्पो और हमा जैसे प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। वह समझ गए थे कि इन रणनीतिक स्थानों को नियंत्रित करना दक्षिण में क्रूसेडर राज्यों के साथ भविष्य के किसी भी टकराव में महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इमादुद्दीन केवल एक विजेता नहीं थे। उन्होंने बुनियादी ढांचे में निवेश किया, मस्जिदों की मरम्मत की और धार्मिक स्कूलों की स्थापना की, जिससे उन्हें अपने विषयों का सम्मान और वफादारी मिली। मुस्लिम दुनिया को एकजुट करने के इमादुद्दीन के प्रयास हमेशा सफल नहीं रहे। उन्हें प्रतिद्वंद्वी मुस्लिम शासकों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए खतरा माना। फिर भी उनके प्रतिद्वंद्वियों को भी उनकी सैन्य प्रतिभा को स्वीकार करना पड़ा। इमादुद्दीन रणनीति और रणनीति दोनों के उस्ताद थे। तेजी से युद्धाभ्यास के लिए हल्के घुड़सवार सेना और निर्णायक हमलों के लिए भारी बख्तरबंद बलों के संयोजन का उपयोग करते थे। वह रसद के महत्व को समझता था और एक अच्छी तरह से आपूर्ति वाली सेना को बनाए रखता था, जिससे वह शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में भी प्रभावी ढंग से अभियान चला सकता था। एक विरासत बाधित इमादुद्दीन की हत्या। 1146 में अपनी शक्ति और प्रभाव के चरम पर इमादुद्दीन झंगी का जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया। जब्बार के किले को घेरने के दौरान उनके ही गुलामों ने उनकी हत्या कर दी, जिससे मुस्लिम दुनिया शोक में डूब गई। उनकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियां रहस्य में डूबी हुई हैं। विभिन्न सिद्धांत प्रस्तावित हैं, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि हत्या प्रतिद्वंद्वी मुस्लिम नेताओं द्वारा की गई थी, जिन्हें इमादुद्दीन की बढ़ती शक्ति से खतरा था। दूसरों का मानना है कि यह असंतुष्ट नौकरों द्वारा बदला लेने का कार्य था। मकसद चाहे जो भी हो, इमादुद्दीन की असामयिक मृत्यु ने पूरे क्षेत्र में सदमे की लहरें भेज दी। क्रूसेडर राज्य, जो शुरू में इमादुद्दीन की बढ़ती शक्ति से भयभीत थे, अब उन्हें अपने हितों को आगे बढ़ाने का अवसर दिखाई दिया। झंगिद वंश का भविष्य, जो अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, अनिश्चित लग रहा था। हालांकि इमादुद्दीन ने इस संभावना के लिए तैयारी कर ली थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके बेटों को शासन और युद्ध के मामलों में अच्छी तरह से शिक्षित किया जाए। उन्होंने उनमें क्रूसेडर्स के खिलाफ एक एकजुट मुस्लिम मोर्चे का अपना दृष्टिकोण पैदा किया था, एक ऐसा दृष्टिकोण जो उनके उत्तराधिकारी हैपेन नूरुद्दीन झंगी को विरासत में मिलेगा और उसे पूरा करने का प्रयास करेगा।
इमादुद्दीन की हत्या 12वीं शताब्दी के मध्य पूर्व के अक्सर अस्थिर राजनीतिक परिदृश्य की एक कठोर याद दिलाती है। मुस्लिम दुनिया को एकजुट करने के उनके प्रयासों के बावजूद आंतरिक विभाजन और प्रतिद्वंद्विता बनी रही, जिससे इस्लामिक दुनिया की सामूहिक ताकत कमजोर हुई। इमादुद्दीन की मृत्यु केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, ये लिवेंट में क्रूसेडर उपस्थिति के खिलाफ अपने संघर्ष में मुस्लिम दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण झटका था। हालांकि प्रतिरोध की उनकी विरासत और एकता का आह्वान भविष्य की मुस्लिम नेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, विशेष रूप से उनके बेटे नूरुद्दीन को। इमादुद्दीन के बेटे हाइपेन नूरुद्दीन झंगी केवल 11 साल के थे जब उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। अपनी कम उम्र के बावजूद उन्हें अपने पिता की महत्वाकांक्षा और दृष्टि विरासत में मिली। अपने अटाबेग जमाल अद-दीन द्वारा निर्देशित हाइपेन नूरुद्दीन ने जल्दी से अलेप्पो पर नियंत्रण कर लिया, खुद को एक सक्षम और करिश्माई नेता साबित किया। अपने पिता की तरह वह क्रूसेडर खतरे के खिलाफ मुस्लिम दुनिया को एकजुट करने के महत्व को समझते थे। हाइपेन नूरुद्दीन ने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा, अपने शक्ति आधार को मजबूत किया, गठबंधन बनाए और क्रूसेडर राज्यों के साथ अपरिहार्य टकराव की तैयारी की। हाइपेन नूरुद्दीन को एक ऐसा क्षेत्र विरासत में मिला जो अभी भी उनके पिता की मृत्यु से उबर रहा था। प्रतिद्वंद्वी मुस्लिम नेताओं ने सत्ता हथियाने का अवसर देखा और क्रूसेडर राज्यों ने उनकी सीमाओं को धमकी दी। फिर भी हाइपेन नूरुद्दीन भयभीत नहीं थे। उनके पास एक गहरी बुद्धि और नेतृत्व के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा थी। उसने आंतरिक विद्रोहों को दबाते हुए और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करते हुए अपनी शक्ति को जल्दी से मजबूत कर लिया। हाइपेन नूरुद्दीन समझ गए थे कि असली ताकत केवल सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि उनकी प्रजा की वफादारी में भी है। उन्होंने लोगों का समर्थन हासिल करने वाले न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज बनाने के उद्देश्य से सुधारों के एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत की। शासक के रूप में हाइपेन नूरुद्दीन के पहले कार्यों में से एक अपने पिता के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों और सैन्य कमांडरों की वफादारी हासिल करना था। उन्होंने माना कि उस समय के विश्वासघाती राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करने में उनका अनुभव और विशेषज्ञता आवश्यक होगी। हाइपेन नूरुद्दीन सार्वजनिक धारणा के महत्व को भी समझते थे। उन्होंने खुद को एक धर्मी और पवित्र शासक के रूप में प्रस्तुत किया, जो अपने पिता की विरासत को जारी रखने के लिए समर्पित इस्लाम का एक चैंपियन था। इस छवि ने आबादी के साथ प्रतिध्वनित किया, उनके शासन को मजबूत किया और उन्हें अपने दुश्मनों का सम्मान अर्जित किया। एक शासक की धर्मपरायणता, नूरुद्दीन के सुधार और इस्लाम की मजबूती। हाइपेन नूरुद्दीन झंगी का शासन न केवल सैन्य जीत से, बल्कि इस्लामिक कानून और विद्वता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता से भी चिह्नित था। उन्होंने समाज में इस्लाम की भूमिका को मजबूत करने और एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत शासन स्थापित करने के उद्देश्य से कई सुधारों को लागू किया। उन्होंने मस्जिदों और धार्मिक स्कूलों के निर्माण में भारी निवेश किया, जिससे उस समय के कुछ सबसे प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान उनके दरबार में आकर्षित हुए। शिक्षा के महत्व को पहचानते हुए हाइपेन नूरुद्दीन ने अपने पूरे क्षेत्र में कई मदरसों या इस्लामिक कॉलेजों की स्थापना की। ये संस्थान सीखने के केंद्र बन गए, दूर दूर से छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करते थे। उन्होंने उन्हें उदार वजीफा प्रदान किया और यह सुनिश्चित किया कि उनके पास बेहतरीन पुस्तकालयों और संसाधनों तक पहुंच हो। हाइपेन नूरुद्दीन के संरक्षण ने एक जीवंत बौद्धिक वातावरण को बढ़ावा दिया, जिससे धर्मशास्त्र, कानून, खगोल विज्ञान और चिकित्सा सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई। हाइपेन नूरुद्दीन के सुधार शिक्षा के दायरे से परे थे। उन्होंने इस्लामिक सिद्धांतों के आधार पर एक सख्त नैतिक संहिता लागू की, शराब और जुए पर प्रतिबंध लगाया और धर्मार्थ दान को बढ़ावा दिया। उन्होंने गरीबों और बीमारों की देखभाल के लिए अस्पतालों और भोजनशालाओं की स्थापना की, जिससे उन्हें अल मलिक अल आदिल की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है न्यायप्रिय राजा। सामाजिक न्याय के प्रति नूरुद्दीन की प्रतिबद्धता केवल नीति का विषय नहीं थी, यह उनकी गहरी व्यक्तिगत धर्मपरायणता से उपजा है। उन्होंने खुद को ईश्वर का सेवक माना, जिसे न्याय और करुणा के साथ शासन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फुरात का बाज नूरुद्दीन की सैन्य शक्ति। हाइपेन नूरुद्दीन झंगी एक शानदार सैन्य रणनीतिकार और रणनीतिज्ञ थे, जिन्होंने उन्हें द ईगल ऑन द यूफ्रेट्स का उपनाम दिया। वह एक मजबूत और अनुशासित सेना को बनाए रखने के महत्व को समझते थे।
अपने सैनिकों को लगातार प्रशिक्षित करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि वे अच्छी तरह से सुसज्जित हों। उन्होंने अनुशासन, घुड़सवारी और तीरंदाजी पर जोर देते हुए कठोर प्रशिक्षण व्यवस्था लागू की। उन्होंने नई सैन्य तकनीकों को विकसित करने में भी निवेश किया, जिसमें घेराबंदी इंजन और बेहतर कवच शामिल हैं। हाइपेन नुरुद्दीन की सैन्य शक्ति उनकी रणनीतिक प्रतिभा के साथ उन्हें युद्ध के मैदान में एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बना दिया। हाइपेन नुरुद्दीन के सैन्य अभियानों को सावधानीपूर्वक योजना, रणनीतिक प्रतिभा और अपने दुश्मनों की ताकत और कमजोरियों की गहरी समझ की विशेषता थी। उन्होंने जोखिम भरे युद्धाभ्यास से परहेज किया, केवल तभी युद्ध में शामिल होना पसंद किया जब उनके पास स्पष्ट लाभ हो। उन्होंने अपने शासनकाल में कई क्रूसेडर महलों और किलों पर कब्जा करते हुए घेराबंदी युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनकी जीत पूरी तरह से पाशविक बल के कारण नहीं थी। उन्होंने अपने दुश्मनों की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए धोखे का इस्तेमाल करते हुए चालाक रणनीतियों को नियोजित किया। हाइपेन नुरुद्दीन की प्रमुख शक्तियों में से एक उनकी रणनीति को मौजूदा स्थिति के अनुकूल बनाने की क्षमता थी। वह समझ गया था कि कोई भी एक युद्ध योजना जीत की गारंटी नहीं दे सकती। वह मध्य युद्ध में अपनी रणनीति बदलने, अप्रत्याशित अवसरों का फायदा उठाने और अपने दुश्मनों की चाल का मुकाबला करने के लिए जाने जाते थे। यह अनुकूलन क्षमता उनके साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उन्हें वास्तव में दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बना दिया। हाइपेन नुरुद्दीन ने व्यक्तिगत रूप से अपने सैनिकों का नेतृत्व किया, उन्हें अपने साहस और कारण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ प्रेरित किया। इनाब की लड़ाई क्रूसेड्स में एक महत्वपूर्ण मोड़। 1149 में लड़ी गई इनाब की लड़ाई ने क्रूसेड्स में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया और एक दुर्जेय विरोधी के रूप में हाइपेन नुरुद्दीन झंगी की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। अंताकिया के राजकुमार रेमंड ऑफ पोइटियर्स के नेतृत्व में क्रूसेडर सेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अलेप्पो शहर पर कब्जा करने की मांग की। हाइपेन नुरुद्दीन ने उनकी प्रगति का अनुमान लगाते हुए क्रूसेडर सेना को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से अपनी सेना को तैनात किया। लड़ाई घंटों तक चली, जिसमें दोनों पक्षों ने जमकर लड़ाई लड़ी। इनाब में हाइपेन नुरुद्दीन की जीत संख्यात्मक श्रेष्ठता के कारण नहीं, बल्कि उनकी रणनीतिक प्रतिभा और उनके सैनिकों के अनुशासन के कारण हुई। उन्होंने क्रूसेडर सेना को पछाड़ने के लिए नकली वापसी और फ्लैंकिंग युद्धाभ्यास के संयोजन का उपयोग किया। अंततः उन्हें घेर लिया और नष्ट कर दिया। युद्ध में रेमंड ऑफ पोइटियर्स मारा गया, जिससे क्रूसेडर राज्यों को एक बड़ा झटका लगा। इनाब की लड़ाई के दूरगामी परिणाम हुए। इसने अंताकिया की रियासत, जो कि सबसे शक्तिशाली क्रूसेडर राज्यों में से एक थी, को काफी कमजोर कर दिया और यरूशलेम और त्रिपोली के क्रूसेडर राज्यों के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में कार्य किया। हाइपेन नुरुद्दीन की निर्णायक जीत ने पूरे मुस्लिम दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। इस्लाम के एक चैंपियन के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया और मुस्लिम शासकों को उनके बैनर तले एकजुट किया। इसने क्रूसेड्स में एक महत्वपूर्ण मोड़ को भी चिह्नित किया, जिससे मुस्लिम ताकतों के पक्ष में शक्ति संतुलन बदल गया। 1164 में हाइपेन नुरुद्दीन झंगी ने आधुनिक सीरिया में स्थित हरीम के क्रूसेडर महल को घेर लिया। महल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, जो अंताकिया और अन्य क्रूसेडर क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग को नियंत्रित करता था। घेराबंदी कई महीनों तक चली। हाइपेन नुरुद्दीन की सेनाओं को क्रूसेडर रक्षकों के भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि घेराबंदी युद्ध के उस्ताद हाइपेन नुरुद्दीन ने महल की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए कैटापोल्ट्स, घेराबंदी टावरों और कमजोर करने की तकनीकों के संयोजन को नियोजित किया। एक लंबी और कठिन घेराबंदी के बाद हरीम में क्रूसेडर गैरिसन थका हुआ और आपूर्ति पर कम, अंततः हाइपेन नुरुद्दीन की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हरीम पर कब्जा हाइपेन नुरुद्दीन के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। इस क्षेत्र पर उनके नियंत्रण को और मजबूत करना और लिवेंट में क्रूसेडर उपस्थिति को कमजोर करना। हरीम के पतन ने क्रूसेडर राज्यों में सदमे की लहरें भेज दी। इसने नुरुद्दीन की सेना की बढ़ती ताकत और क्रूसेडर्स को लिवेंट से बाहर निकालने के उनके दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। इस जीत ने एक महान सैन्य नेता और इस्लाम के एक चैंपियन के रूप में हाइपेन नुरुद्दीन की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया, जिससे पूरे क्षेत्र के मुसलमानों को उनके मकसद में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया।
हैपन नूरुद्दीन जंगी के शासनकाल के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक उनके कुर्द सेनापति और अंतिम उत्तराधिकारी सलादीन के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। हैपन नूरुद्दीन ने सलादीन की सैन्य प्रतिभा और प्रशासनिक कौशल को पहचाना, उन्हें तेजी से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। सलादीन बदले में हैपन नूरुद्दीन के प्रति बहुत समर्पित थे, उन्हें एक संरक्षक और एक आदर्श के रूप में पहचानते थे। साथ में हैपन नूरुद्दीन और सलादीन ने एक दुर्जेय साझेदारी बनाई। उनके संयुक्त कौशल मुस्लिम ताकतों को एकजुट करने और लेवेंट में क्रूसेडर उपस्थिति के खिलाफ पीछे हटने में सहायक साबित हुए। उन्होंने क्रूसेडर नियंत्रण से यरूशलेम को मुक्त करने के लिए एक गहरी आस्था और एक अटूट दृढ़ संकल्प साझा किया। हालांकि उनका रिश्ता अपनी जटिलताओं के बिना नहीं था। जबकि हैपन नूरुद्दीन ने सीरिया और उत्तरी मेसोपोटामिया में अपनी शक्ति को कंसोलिडेट करने पर ध्यान केंद्रित किया, सलादीन की महत्वाकांक्षाएं मिस्र में आगे दक्षिण में थीं। हैपन नूरुद्दीन हमेशा व्यावहारिक मिस्र के रणनीतिक महत्व को पहचानते थे और सलादीन को अपने अभियानों में काफी स्वायत्तता देते थे। ये विश्वास और पारस्परिक सम्मान सलादीन की भविष्य की सफलताओं और उनके साझा दृष्टिकोण की अंतिम प्राप्ति यरूशलेम की मुक्ति की नींव रखेगा। हैपन नूरुद्दीन जंगी की मृत्यु 1174 में 39 वर्ष की आयु में हो गई। उनके पीछे सैन्य शक्ति, धार्मिक धर्मपरायणता और राजनीतिक चतुराई की विरासत छूट गई। उन्हें एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपना जीवन इस्लाम की रक्षा और मुस्लिम दुनिया को एकजुट करने के लिए समर्पित कर दिया। उनके शासनकाल ने क्रूसेड्स में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, मुसलमानों के पक्ष में शक्ति संतुलन को स्थानांतरित किया और सलादीन के तहत यरूशलेम पर अंतिम पुनर्ग्रहण का मार्ग प्रशस्त किया। हैपन नूरुद्दीन का प्रभाव उनकी सैन्य उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। विद्वता के उनके संरक्षण और शिक्षा पर उनके जोर ने इस्लामिक शिक्षा के स्वर्ण युग की शुरुआत करने में मदद की। उनके कानूनी सुधारों और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने धार्मिक शासन की एक ऐसी परंपरा स्थापित की जो मुस्लिम नेताओं की पीढ़ियों को प्रभावित करेगी। हैपन नूरुद्दीन की मृत्यु पर पूरे मुस्लिम दुनिया में शोक मनाया गया। उन्हें एक नायक, आस्था के रक्षक और एक न्यायप्रिय शासक के रूप में सम्मानित किया गया। उनकी विरासत उनके द्वारा स्थापित संस्थानों, उनके द्वारा लागू किए गए सुधारों और उनके द्वारा प्रेरित नेताओं की पीढ़ियों के माध्यम से जीवित रही। उनकी स्मृति को आज भी मुसलमानों द्वारा सम्मानित किया जाता है, जो इस्लामिक इतिहास पर उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। इमादुद्दीन द्वारा स्थापित और हैपन नूरुद्दीन द्वारा और मजबूत किए गए जंगिद वंश ने 12वीं शताब्दी के दौरान इस्लामिक इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे ऐसे समय में उभरे जब मुस्लिम दुनिया को आंतरिक विभाजनों और लिवेंट में क्रूसेडर उपस्थिति के बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ा। अपनी सैन्य शक्ति, राजनीतिक कुशाग्रता और इस्लाम के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से जंगिद एक खंडित मुस्लिम दुनिया को एकजुट करने, क्रूसेडर्स को पीछे धकेलने और यरूशलेम पर अंतिम पुनर्ग्रहण की नींव रखने में कामयाब रहे। उनकी विरासत सैन्य जीत से परे है। विद्वता के उनके संरक्षण, शिक्षा पर उनके जोर और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने इस्लामिक शिक्षा के स्वर्ण युग की शुरुआत करने में मदद की और एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज के लिए आधार तैयार किया। जंगिद प्रतिकूल परिस्थितियों में एकता, विश्वास और धार्मिक नेतृत्व के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। जंगिदों की कहानी केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, यह लचीलापन, विश्वास और न्याय के लिए संघर्ष की एक कालातीत कथा है। उनकी विरासत मुसलमानों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है और इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में एकता और धार्मिक नेतृत्व की स्थान एंड्यूरिंग शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है।